डीजल मैकेनिक के प्यारे बच्चों, आज हम पांचवा पाठ पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है स्पेंदर का नाम बताएं। ये एक आप आकृति देख रहे हैं, उसमें ये सॉकेट है जिसको आप देख रहे हैं, ये सॉकेट है, ये सॉकेट सेट में आता है, ये सॉकेट है और सॉकेट के पीछे ये हैंडल के साथ गोटी लगा रखी है। तो इसमें आप ऐसे लगा के किसी भी नट या बोल्ट को खोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा सॉकेट स्पेंदर। अगला प्रश्न है, ये एक आप आकृति देख रहे हैं, तो इसमें पूछा है कि स्पेंदर का नाम बताएं। आप ये देख रहे हैं कि एक हुक टाइप का स्पेंदर है, जैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूं। ये एक अंग्रेजी के सी टाइप कह सकते हैं, सी स्पेंदर भी कह सकते हैं, इसे हुक स्पेंदर भी कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे एक छोटी सी पिन है, यहां एक छोटी सी पिन है, तो ये हुक टाइप स्पेंदर। तो इसका सही उत्तर है वो सी होगा। हुक टाइप स्पेंदर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये आप आउटसाइड माइक्रोमीटर देख रहे हैं, इसमें जो शून्य त्रुटि होती है उसको सेट करने के लिए आप यहां देखेंगे इसके ये गोलाई, कोई भी गोलाकार वस्तु है उसके ऊपर ये हुक टाइप स्पेंदर या सी टाइप स्पेंदर लगता है। तो इसको हुक टाइप भी कह सकते हैं, सी टाइप भी। तो इसमें आप देखेंगे एक छोटा सा छेद है, उस छेद में ये जो पिन है, ये पिन इसकी इस छेद में बैठ जाएगी ऐसे, और उसके बाद में इसको घुमा के कसना या ढीला करना है, वो इसे हम कर सकते हैं। तो इसका नाम सही हुक स्पेंदर है। अगला प्रश्न, आकृति में वन वर्नियर स्केल के मान की गणना करें। आप यहां देख रहे हैं ये एक वर्नियर स्केल दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? एक वर्नियर स्केल दिखाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे 0, 0.10, जैसे ये वर्नियर कैलिपर है, इस वर्नियर कैलिपर की ही ये रीडिंग जो है, अंशांकन है, वो आपको दिखाया गया है। तो इसका सही उत्तर जो आप देखेंगे यहां पर ये मुख्य स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मुख्य स्केल के साथ मिला हुआ है? तो आप यहां देखेंगे कि हर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, ऊपर वाली लाइन उसे कहीं ना कहीं टेढ़ी है, लेकिन एक लाइन ऐसी होती है वो ऊपर मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों आमने सामने होती है। तो यहां आप देखेंगे यहां ये आमने सामने है। तो इसका सही रीडिंग ये जो 0.9 है, तो इसको 10 भागों में डिवाइड किया है, तो इसका सही उत्तर होगा 0.09 यूनिट्स। अगला आप ये देख रहे हैं, एक आकृति देख रहे हैं, यहां भी आप इस आकृति में वर्नियर कैलिपर को दर्शाया गया है। वर्नियर कैलिपर में इस भाग को पूछा गया है, वर्नियर कैलिपर में इस भाग को पूछा गया है। तो ये भाग क्या है? स्लाइडिंग यूनिट बोलते हैं। स्लाइडिंग माने खिसकना। ये आप देख रहे हैं आगे पीछे खिसकती है। ये फिक्स, ये बीम है, वो बीम फिक्स है, और ये जबड़े भी फिक्स है। लेकिन जब कोई माप, आंतरिक माप, बाह्य माप या गहराई मापनी होती है, तो ये जो स्लाइडिंग यूनिट है वो स्लाइड होती है, आगे पीछे खिसकती है। तो इसमें जो इस आकृति में पूछा गया है एक्स क्या है, तो इसका सही उत्तर सी होगा, स्लाइडिंग यूनिट यानी खिसकने वाली यूनिट। अगला प्रश्न, मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है, यानी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है? तो आपको पता ही है माइक्रोमीटर का 0.01 mm तक का छोटे से छोटा माप ले सकते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर से आप 0.02 mm तक का ही छोटे से छोटा माप ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, काम के टुकड़े के अंदर, बाहर और गहराई के लिए किस माप के यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कोई भी जॉब है, उसकी बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास और उसकी गहराई मापी जा सकती है, तो वो सिर्फ वर्नियर कैलिपर से ही ये तीनों चीज मापी जा सकती है। तो आप ये वर्नियर कैलिपर देखते हैं, जिससे इससे आप क्या है, किसी भी चीज का आंतरिक व्यास माप सकते हैं। इन जबड़ों से आप बाह्य व्यास, किसी भी गोलाकार वस्तु या चौकोर को माप सकते हैं। और आप पीछे की साइड में आप देखेंगे ये गहराई छड़ है, इस गहराई छड़ से किसी भी जॉब की गहराई को मापा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा वर्नियर कैलिपर डी। अगला प्रश्न, आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? आंतरिक और बाह्य। तो आप इसमें देखेंगे इसको बोलते हैं स्थिर जबड़ा। इसका नाम क्या है? स्थिर जबड़ा। और ये जो जबड़े हैं इनको बोलते हैं चल जबड़ा, यानी मूवेबल जबड़ा। तो मूवेबल जबड़े को ही खोला जाता है, कम ज्यादा किया जाता है, इसकी लंबाई को घटाया और बढ़ाया जाता है। तो मूवेबल जबड़ा, मूवेबल चल जबड़ा। तो इसका सही उत्तर है वो, कोई भी बाह्य या आंतरिक माप लेना है तो इसमें वर्नियर कैलिपर के कौन से भाग का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मूवेबल जा डी। अगला प्रश्न, यही
वर्नियर स्केल के बारे में पूछा गया। तो 0.1 मिलीमीटर की सब गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है, ये बोलता है कि इसको पढ़िए। तो आप यहां देख रहे हैं ये मुख्य स्केल दिखाई दे रहा है 4, 5, 6 और यहां पर ये वर्नियर स्केल दिखाई दे रहा है। तो 4 के बाद में आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 रीडिंग है, एक तो मुख्य स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है। तो इसमें सही उत्तर इसका 40, 41, 42, 43, 44 की ये हो गई, तो 44 ये आ गया। और उसके बाद में 4, 44.4, तो इसका सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, ये भी वर्नियर स्केल के बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे 1 से कम है, लेकिन इसमें जो मुख्य स्केल के साथ वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो 3 की लाइन 0, 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से आगे है। तो ये 3 की लाइन मिली हुई है, तो इसका सही उत्तर बी होगा, यानी 0.3 mm। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर में अक्स वाले भाग को नाम दें। तो इसमें ये भाग को नाम नहीं है, नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड इन एक्स वर्नियर कैलिपर, ये नहीं है। इसकी रीडिंग को पूछा गया है, तो इसकी रीडिंग है वो आप देखेंगे, ये मुख्य स्केल, ये वर्नियर स्केल। तो मुख्य स्केल का 5, 50, 51, 52, 53, 54वीं लाइन के साथ 0 अलाइन है, तो 54 तो सीधा हो गया। और फिर वर्नियर स्केल का 4 का लाइन है वो मुख्य स्केल के साथ है, तो इसका सही उत्तर 54.4 यानी सी होगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटा संभव माप क्या है जिसे गहराई से माइक्रोमीटर के साथ पढ़ा जा सकता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि माइक्रोमीटर के द्वारा, आउटसाइड इन जो माइक्रोमीटर है उसके द्वारा आप 0.01 mm तक का छोटे से छोटा माप ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर 0.01 mm होगा। अगला, पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पिस्टन पिन है वो गोल होती है, ये पिस्टन पिन गोल होती है। तो गोल पिस्टन पिन का व्यास किसके द्वारा मापा जाएगा, वर्नियर कैलिपर से भी माप सकते हैं, लेकिन सही एक्यूरेट माप है वो माइक्रोमीटर के द्वारा ही, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा ही लिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, बाहरी माइक्रोमीटर का पढ़ना क्या है, मतलब ये जो एक माइक्रोमीटर की आकृति बना रखी है, जैसे आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये मुख्य स्केल है, ये उप स्केल है और ये थिम्बल स्केल है। तो 3 प्रकार के माप लिए जाते हैं वर्नियर कैलिपर पर। तो यहां पर आप देखेंगे मुख्य स्केल 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस हिसाब से। तो और ये थिम्बल स्केल, तो थिम्बल का जो घेरा है वो मुख्य स्केल और सब स्केल के सामने कौन सी रीडिंग के सामने है। तो आप यहां देखेंगे 5, 6, 7, 8, लेकिन 9वां लाइन नहीं है, लेकिन 9.5 की लाइन की ये लाइन देखो आपको दिखाई दे रही है। तो इसका आएगा 5, 6, 7, 8.0, ये है मुख्य डिवीजन। उसके बाद में सब डिवीजन है, उप भाग है वो आधे का दिखाई दे रहा है, तो 0.50 गिनती किया जाएगा। उसके बाद में थिम्बल स्केल का कौन सा भाग आधार रेखा के साथ है, तो ये 20 की लाइन नहीं है, 19 है। तो इस 19 को जोड़ेंगे तो ये 8.69 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 8.69 होगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है, आप यहां देखेंगे कि एक माइक्रोमीटर का आकृति बना रखा है। तो आप यहां देखेंगे 0 के बाद में 1, 2 आएगा, तो ये 2.00, तो ये मुख्य डिवीजन है। उसके बाद में उप डिवीजन आप देखेंगे 2, 2.5 की लाइन दिखाई दे रही है, तो 2.5 की है तो उसको आधा 50 लिख देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे थिम्बल डिवीजन का कौन सा भाग इस आधार रेखा के साथ मिला हुआ है, तो 25, तो इसको जोड़ेंगे तो 75, 2.75। तो इस आकृति में ये जो माप दिया हुआ है वो सी उत्तर सही होगा, 2.75 है। अभी स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता। स्लॉट यानी किसी भी चीज में एक खांचा है, ये आप एक जॉब ले लीजिए। अब ये एक छोटा सा जॉब है, इस जॉब के अंदर ये गड्ढा है, इस गड्ढे को आप वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं
इसको इनसाइड माइक्रोमीटर से माप सकते हैं, इसको आप गहराई गड्ढे को टेलीस्कोप गेज से माप सकते हैं, लेकिन इसको आप इस माइक्रोमीटर से इसका आंतरिक व्यास है वो नहीं माप सकते। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया कि किस के द्वारा किसी भी जॉब की आंतरिक झिरी या गड्ढे को नहीं मापा जा सकता। तो इसका सही उत्तर बी होगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर से इसके अंदर की गहराई को नहीं मापा जा सकता। उसके बाद अगला प्रश्न, व्हाट इज टू बी चेक्ड विद वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज मैंने आपको एक बार बताया था, याद होगा, ये आप वैक्यूम गेज है जिसको निर्वात गेज बोलते हैं, जिसको चूसन गेज भी आप बोल सकते हैं। तो इस गेज का मुख्य काम है इंजन के अंदर जो स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में जो एयर जाती है वो एयर क्लीनर से साफ होके और दहन कक्ष में जाती है। अगर इंजन एयर क्लीनर से हवा न लेकर किसी अन्य रास्ते से, जहां से कोई गैस के डैमेज हो गया या सील डैमेज होगी, वहां से एयर लेना शुरू कर देगा, तो उस चीज को पता लगाने के लिए कि भी क्या इंजन जो हवा ले रहा है वो सही में एयर क्लीनर से ले रहा है या किसी अन्य रास्ते से ले रहा है, तो इसके लिए इस गेज का उपयोग किया जाता है, जिसको इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर लगा दिया जाता है। इंजन को स्टार्ट किया जाता है और अगर सही कंडीशन में इंजन होगा तो उस रीडिंग को वो ये गेज दर्शा देगा। अगर कहीं अन्य रास्ते से हवा इंजन में जा रही है तो उस रीडिंग को दर्शा देगा। तो इस वैक्यूम गेज का काम क्या है, इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसाव, यानी इनलेट मैनिफोल्ड के जरिए हवा ना लेके कहीं और से हवा ले रहा है इंजन, उस चीज को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम, यानी इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में से कहीं एयर लीक हो रही है उसको बताएगा, यानी अन्य रास्ते से इंजन हवा ले रहा है। छेनी का उद्देश्य क्या है, छेनी का उद्देश्य क्या है, ये छेनी है, ये क्या है, छेनी है। छेनी का सही में उद्देश्य क्या है, चिपिंग करना, चिपिंग माने छीलना। छेनी का उद्देश्य क्या है, चिपिंग। ये जो आप देख रहे हैं चिपिंग, चिपिंग का मतलब होता है ऊपर से छीलना, यानी कोई जॉब है उसमें खरोंच है ऊपर, मान लो कोई भी जॉब है, समतल जॉब है और उसकी सतह खुरदरी है, तो उसको हम छेनी को तिरछा एक एंगल में लगा के एम्बर से पीट पीट के उसको ठीक करते हैं। तो छेनी का सही उपयोग क्या है, चिपिंग करना, यानी छीलना ऊपर से। अगला प्रश्न, बड़ी सपाट सतह में धातु निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। कोई बड़ी समतल जगह है, समतल चद्दर या धातु है, उस धातु के ऊपर अगर कोई खरोंच वगैरह है तो वो किससे निकाला जाता है, वो इस चीजर को फ्लैट चीजर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर समतल चीजर से ही निकाली जाती है छेनी, इसका सही उत्तर ए। नेक्स्ट, कोनों पर किसी भी धातु है, ये धातु है, इस धातु के कोणों को हमने चौकोर करना है, ऐसे इस धातु के कोणों को हमने चौकोर करना है। तो चौकोर न तो इस समतल छेनी से होगा न किसी अन्य से होगा, तो वो पूछ रहा है कि किसी भी जॉब के कोणों को चौकोर करना है, स्क्वायर करना है, तो किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, डायमंड। डायमंड पॉइंट चिजल, यानी डायमंड पॉइंट वाली छेनी है, वो उसका जो कोना है वो आगे से चौकोर होता है, ये ऐसा होता है उसका कोना। डायमंड छेनी का कोना चौकोर होता है, उससे ही आप चौकोर खांचा किसी भी धातु के कोने पर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है। हथौड़े में आप देखेंगे ये जो हैंडल लगा है, ये जो हैंडल लगा है वो आई होल में लगा हुआ है, जिसको आप देख रहे हैं, ये जो लाल दिखाई दे रहा है ये हैंडल है। तो इस छेद को, इस होल को क्या बोलते हैं, आई होल बोलते हैं। तो एक हथौड़े में आई होल का क्या उद्देश्य है, तो इसका मतलब ये है, उत्तर इसका बी होगा कि हैंडल को आई होल में फिक्स करना, यानी हैंडल को पकड़ किस में पकड़ा जाता है, आई होल के अंदर ही फिट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है फिक्स द हैंडल, हैंडल को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट, गांठ हथौड़े का उपयोग बताएं। ये लंप एमर है, लंप ये एक टाइप का, आपने लोहार के पास में घरों में भी देखा है, एक झूमर होती है जिससे हम लकड़ी वगैरह फाड़ते हैं, लोहार के पास होते हैं, तो उस आकृति का ये हथौड़ा है, इसको क्या है, लंप एमर बोलते हैं, गांठ हथौड़ा बोलते हैं। तो ये हथौड़े का क्या काम है, आपने ये देखा होगा, सामान्य कामों के लिए तो इस बॉल पिन हैमर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आकृति में और इस हथौड़े की आकृति में आप अंतर देख रहे हैं। तो इस हथौड़े का काम क्या है, हल्के जो जोब होते हैं, हल्के जोब जैसे गर्म कर दिया और हल्के जोबों को पीट कर और उनका रूप बिगाड़ना, तो उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं लाइट डिमोलिशन वर्क, यानी हल्के विध्वंस कार्य, यानी किसी भी हल्के कार्यों में काम किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, मैलेट। मैलेट क्या होता है, मैलेट एक लकड़ी का हथौड़ा होता है,
मैलेट क्या होता है? नरम धातु का हथौड़ा होता है। मैलेट का उद्देश्य क्या है? लकड़ी का हथौड़ा, उसका सही उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो धातु चद्दर की चदरें होती हैं, उन धातु चदरों को ठोकने पीटने सीधा करने के लिए, क्योंकि जो मैलेट जो लकड़ी का हथौड़ा होता है वो धातु के ऊपर धातु को उससे पीटने पर धातु के ऊपर निशान नहीं पड़ते हैं। लोहे से अगर चद्र को पीटेंगे तो चद्र पे निशान पड़ जाते हैं, लेकिन जो लकड़ी का हथौड़ा उससे अगर चद्र को पीटेंगे तो उसके ऊपर निशान नहीं आएंगे और चद्र वो सीधी या जो भी रूप देना वो आ जाता है। तो जो मैलेट है लकड़ी का हथौड़ा, उसका मुख्य उद्देश्य हल्के धातु चद्र कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्पेस लिमिट में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है? यानी विच स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड इन स्पेस लिमिटेशन, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर स्टैम्पी स्क्रू ड्राइवर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। किस वाइस का उपयोग बहुत छोटे व्यास के जोबों को पकड़ने के लिए किया जाता है? अगला प्रश्न है उसका कह रहा है कि किस वाइस का उपयोग बहुत छोटे हल्के जोबों को पकड़ने में किया जाता है? तो आप ये देखेंगे कि इसको बोलते हैं पिन वाइस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिन वाइस। इस पिन वाइस के अंदर आप देखेंगे ये एक स्क्रू है, ये एक स्क्रू है जो अंदर बाहर हो रहा है, लूज टाइट हो रहा है, और इसके अंदर आप देखेंगे, देखो 3 जबड़े दिखाई दे रहे हैं। इन जबड़ों के अंदर जैसे पिन होती है, पेपर पिन होती है और होती है, इस टाइप के हल्के जोब हैं, उनको इस जबड़े में पकड़कर ग्राइंडिंग करना है, कटिंग करना है या छीलना पीलना है, तो इसको उस छोटे जोबों को पिन वाइस में पकड़ा जाता है। तो यह है पिन वाइस। तो इसका सही उत्तर होगा कि पिन वाइस के अंदर छोटे जोबों को पकड़ा जाता है। अगला प्रश्न, टायर की जांच किस स्थिति में नहीं की जानी चाहिए? टायर, अगर एक गाड़ी है चल के आई है या खड़ी है, तो उस टायर के अंदर हवा का दाब किस हालत में नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर डी होगा कि जब टायर गर्म हो और गाड़ी चल के आई हुई हो, उस हालत में एयर प्रेशर कभी चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हवा गर्म होगी और गर्म होने से दाब ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ होता है उस टायर में। इसलिए क्या, जब टायर ठंडा हो जाता है तभी हवा का प्रेशर टायर में चेक करना चाहिए। तो ये बोलता है कि किस कंडीशन में हवा का प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए? तो वो है कि टायर जब गर्म हो, गर्म टायर का प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए।